हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के थ्रू ये पूछने की कोशिश की थी कि कौन सी नेक्स्ट कंपनी लोग चाहते हैं जिसका मैं एनालिसिस करके शेयर करूं और अपना जो मेरी थिंकिंग है उस स्टॉक के बारे में वो बताऊं। तो यूनानिमसली जो एक नाम सामने आया वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। तो आज हम राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में सब कुछ देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसी परफॉर्मेंस रही है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो और भी कंपनीज के नाम सामने आए थे, बट मेजॉरिटी लोगों ने जो रिक्वेस्ट की, सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई वो राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए थी। तो आज इस कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ। और अगेन, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं यहाँ किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको उसके फैक्ट्स पता हों और आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। और एक और डिस्क्लेमर ये भी है कि मेरे पास ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स हैं। मैंने अराउंड 550 लेवल्स पे एक परचेज़ किया था। और मैंने ऑलरेडी, जैसे आपने मेरे अगर और वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको कई बार ये कॉल आउट किया है कि मैं कभी एक बारी में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, चाहे कितनी अच्छे से अच्छी कंपनी क्यों ना हो। क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो इरेशनल होती हैं। वो अच्छी कंपनी जब चीप होती है उसको सुपर चीप बना देती है, और बेकार कंपनीज जब एक्सपेंसिव होती हैं वहाँ से सुपर एक्सपेंसिव बना देती है। तो अगेन, मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, एंड ना ही मैं सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो अपना अगर ट्रेड या इन्वेस्ट करना है वो आपका डिसीजन है। आप रिस्क को समझें तभी ट्रेड और इन्वेस्ट करें। हम फटाफट से अब राजेश एक्सपोर्ट्स में जो एनालिसिस है उसमें डीप डाइव करेंगे। थोड़ा सा शायद वीडियो लेंथी हो सकता है, क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँगा। इसके बाद कभी भी राजेश एक्सपोर्ट्स का दोबारा से अगर हम एक फॉलो ऑन वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो चेंज है फाइनेंशियल्स में या नई डेवलपमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे। पूरा बिजनेस मॉडल दोबारा से नहीं समझाऊंगा। पर यहाँ पे क्योंकि ये पहला वीडियो है राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे और फाइनेंशियल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, टेक्निकल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या मेरा थॉट प्रोसेस है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दिखता है, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप अपना डिसीजन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लें। और जिसको बिजनेस मॉडल का पता है, सिर्फ फाइनेंशियल्स में इंटरेस्टेड है, वो वीडियो के अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, सेकंड हाफ में स्किप कर जाओ। तो आपको शुरू में जो है मेरे को 10-15 मिनट कम से कम लगेंगे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने में। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें इनकी अंडरस्टैंड करते जाएंगे। बट मैं सजेस्ट करूँगा पूरा देखो, क्योंकि बहुत ना माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो पूरे मॉडल को समझाते वक्त निकल के आते हैं। अगर आप वो भी समझ जाते हो तो फिर कोई भी न्यूज़ मार्केट में आती है ना, इन जनरल गोल्ड मार्केट में, इन जनरल गोल्ड रिफाइनिंग या गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग को लेके, तो आप समझ सकते हो कि उसका इस शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। बिजनेस मॉडल में यहाँ सबसे पहले इसकी जो एक प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इन्हीं की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ से पूरा तो हम एक एक स्लाइड को नहीं स्टडी करेंगे, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हम ये समझते हैं कि गोल्ड जो आपका है उसमें वैल्यू चेन क्या होती है। वैल्यू चेन का मतलब है कि गोल्ड की जो प्रोसेसिंग है, यानी गोल्ड का जो पूरा काम है, उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ माइनिंग है। माइनिंग का क्या मतलब है कि गोल्ड मिलता कहाँ से है, इसकी माइनिंग करनी पड़ती है ना। तो वहाँ पे जो गोल्ड माइंस होती हैं वहाँ पे तोड़ के इसको पत्थर से, या ये सैंड में कई बार, जैसे रिवर कोई बह रही होती है वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से इसको माइन करके पहले गोल्ड को निकाला जाता है। तो माइनिंग जो है वो पहला स्टेप होता है। पहले आप माइन करोगे, ज़मीन में से गोल्ड को निकालोगे। अब राजेश एक्सपोर्ट्स माइनिंग में कोई बड़ी प्रेजेंस नहीं रखता, बहुत ही छोटी सी प्रेजेंस है जहाँ इनकी खुद की माइनिंग है। मेजॉरिटी गोल्ड जो है ये खरीद, जो मतलब ओर होती है, वो ये खरीदते हैं दूसरे माइनर्स से जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये वहाँ से खरीदते हैं। माइनिंग वाले स्टेप में हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम पूरी वैल्यू चेन में हर जगह इन्वॉल्व हैं, पर हमें साइज़ और स्केलेबिलिटी और इनकी एक्सपर्टीज़ भी तो देखनी है। तो यहाँ पे माइनिंग वाला जो स्टेप होता है, माइनिंग इनका नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू जो ये बाकी काम करते हैं। माइनिंग हालांकि करते हैं पर बहुत कम है इनकी। दूसरा स्टेप आ जाता है रिफाइनिंग का। अब रिफाइनिंग का क्या मतलब है, आपने गोल्ड का पत्थर तोड़ लिया। अब जैसे आयरन ओर होती है, आयरन ओर को प्यूरिफाई करना पड़ता है ना स्टील बनाने से पहले, वैसे ही जो आपने गोल्ड की ओर माइन की, उसको आपको पत्थर को अलग करना पड़ेगा। वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं गोल्ड में उनको अलग करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो हमेशा अपनी प्योरिटी से जाना जाता है। गोल्ड की जो वैल्यू है, आपने सुना होगा कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, ये अलग अलग प्योरिटीज होती हैं गोल्ड की।
तो आप जितनी प्योरिटी का गोल्ड रखते हो उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है और उसके हिसाब से उसका यूज़ होता है। अगर ज्वेलरी बनानी है तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जल्दी टूटता है कि ज्वेलरी आपकी बिल्कुल भी जो है ना वो टिकेगी नहीं, वो टूट जाएगी फटाफट से। तो जो गोल्ड पहनने के लिए ज्वेलरी का बनाया जाता है वो ज़्यादातर 22 कैरेट का बनाया जाता है, ताकि उसकी वैल्यू भी हाई रहे, बट एट द सेम टाइम उसमें थोड़ा-सा मेटल, थोड़ी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है ताकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आए। ताकि आपने गले में चेन पहनी है या हाथ में कुछ बैंगल्स पहनी है, तो ये नहीं हो कि ज़रा-सा कहीं हाथ अड़ गया तो वो टूट टूट के उसको बेसिकली डैमेज हो जाए आपकी ज्वेलरी। इसी तरह से ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे गोल्ड का कंटेंट काफ़ी कम रखा जाता है। तो अलग-अलग तरीके का डिज़ाइन्स बनाए जाते हैं, अलग-अलग प्योरिटीज़ होती हैं, जो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पर्पसेस की तरफ से गोल्ड लेते हैं कि हमने एक कॉइन खरीदना है या एक गोल्ड का बिस्किट खरीदना है, और बहुत लोग जो हैं अपने घर में मंदिर बनाते हैं, वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ वो 24 कैरेट का खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहनना नहीं है। वो एक पूरा सील्ड बॉक्स में, प्लास्टिक के बॉक्स में अवेलेबल होता है और वो एज़ इट इज़ अपने बस लॉकर में जहाँ भी होता है उसको रख लेते हैं, एक शुभ चीज़ के नाते। तो वहाँ पे वो पूरी हाईएस्ट प्योरिटी का गोल्ड भी यूज़ होता है। तो रिफाइनिंग का पर्पस क्या है बेसिकली, कि जो गोल्ड आपने निकाला माइनिंग करके, उसको आप 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट एक स्टैंडर्ड प्योरिटी पे लेके आते हो, ताकि उसको अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सके और उसकी एक वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली लगाई जा सके कि 22 कैरेट गोल्ड है तो उसकी कितनी कीमत है, 24 कैरेट है तो उसकी कितनी कीमत है, 18 कैरेट है तो उसकी कितनी कीमत है, या कोई भी कैरेट है तो उसकी कितनी कीमत मार्केट में चलेगी। तो वो हो जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस। अब रिफाइनिंग प्रोसेस में ये जो कंपनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा वैल्यू चेन समझोगे ना तो मैं सारे पॉइंट्स जो इनके मतलब इनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो भी यहीं बताऊँगा। बाद में मेरे को कैप्चर करने में नहीं तो फिर मुश्किल होती है। तो माइनिंग जो रिफाइनिंग है इनका, जैसे मैंने बताया माइनिंग में ये कोई इनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, और रिफाइनिंग के ये चैंपियंस हैं। तो ये रिफाइनिंग के चैंपियंस क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी उन्होंने एक्वायर कर ली थी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। तो इनकी 2 रिफाइनरीज़ हैं, एक इनकी उत्तराखंड में है, एक इनकी वलकांबी करके स्विट्ज़रलैंड में इन्होंने एक्वायर की थी। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया का, अब समझ लो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ पूरी दुनिया का जो 35% से 40% तकरीबन सोना है, जो माइन किया जाता है, उसकी रिफाइनिंग ये कंपनी करती है। और इन्होंने, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में वो कंपनी एक्वायर की और इनके इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इनकी टेक्नोलॉजी है ना, वो इतनी एडवांस्ड है कि ये लोएस्ट रेट पे ये गोल्ड रिफाइनिंग जो है, वो करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 वॉल्यूम, कि दुनिया का 35 से 40% वॉल्यूम, वर्ल्ड का 40% वॉल्यूम जो है गोल्ड का, ये रिफाइन कर रहे हैं। और दूसरा सिर्फ रिफाइन नहीं कर रहे कि इनकी रिफाइनिंग है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है, इतना इनका एक्सपर्टीज़ है इस रिफाइनिंग के एरिया में, कि ये जब उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग जो होती है ना, वो सबसे इनकी कम है। नॉर्मली गोल्ड की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना से आती है, पर ये चाइना से भी कम्पीट कर सकते हैं। चाइना अगर आप देखोगे तो फेमस है सस्ता माल बनाने के लिए, पर ये चाइना को भी कम्पीट कर जा रहे हैं, तो इनकी उस लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो ये हो गया इनका पॉजिटिव चीज़ रिफाइनिंग वाले स्टेप में। नेगेटिव चीज़ क्या है कि रिफाइनिंग का जो स्टेप होता है, हालाँकि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इनका, पर इस वाले स्टेप में जो मार्जिन होता है ना, वो बहुत कम होता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है इन्होंने कि रिफाइनिंग हैज़ वेरी स्मॉल वैल्यू एडिशन ऑफ 0.3 टू 0.6% ऑफ गोल्ड। यानी अगर आपने गोल्ड की जो ओर है वो 10 लाख रुपए की ली और उस पे आपने उसकी पूरी तरह से रिफाइनिंग कर दी, तो सिर्फ उसका 0.3 से 0.6% जो है ना कीमत बढ़ती है। तो इनकी जो वॉल्यूम्स में रिफाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम्स ह्यूज हैं, पर ये भी बात साथ में याद रखने की है कि जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके फाइनेंशियल्स में जाएँगे, मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि क्या कहने का मतलब है, पर रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये चैंपियंस हैं। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब ये लास्ट के जो 3 है ना, एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेल, ये बेसिकली सोना बेचने वाली बात है। आप कैसे बेच रहे हो? आप किसी फॉरेन कंपनी को सेल कर रहे हो, आप होलसेल में बेच रहे हो किसी होलसेलर को जो आगे दुकान खोल के एक-एक पीस बेच रहा है, या आप अपना रिटेल कर रहे हो, एंड कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहे हो। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? अब आपने रिफाइनिंग तक क्या करा, सोने को प्यूरीफाई कर लिया। यानी अब आपके पास 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट अलग-अलग प्यूरिटीज़ का गोल्ड बन गया। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि उस गोल्ड को मोल्ड किया जाता है अलग-अलग तरीके की चीज़ों में। जैसे गोल्ड के कॉइन्स बनाए जाते हैं, और कॉइन्स भी क्या है, अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग ग्राम के बनते हैं। 1 ग्राम का कॉइन बनता है, 10 ग्राम का कॉइन बनता है, 20 ग्राम का कॉइन बनता है, 100 ग्राम का जो है कॉइन बनता है। इसी तरह से बिस्किट्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर अलग-अलग इम्प्रिंट्स किए जाते हैं। अगर आप देखो कोई मंदिर में जब गोल्ड कॉइन रखता है तो उसमें
लक्ष्मी माँ की फ़ोटो होती है। तो अलग-अलग जो भी इस तरह के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी जहाँ पे जिस भी कल्चर में जो भी वो प्रिंट कराना चाहते हैं गोल्ड कॉइन पे, वो प्रिंटिंग उनको बनाना, चाहे अगर वो बिस्किट बना रहे हैं सोने के या पूरी बिलियंस बना रहे हैं, जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं गोल्ड के जो सिर्फ़ स्टोर किए जाते हैं बैंक्स वगैरह में या जहाँ पे डिपॉज़िट्स होते हैं गोल्ड के, तो वो सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो भी ये करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये ज्वेलरी भी बनाते हैं, ये कॉइन्स भी बनाते हैं, ये बिस्किट्स भी बनाते हैं, ये बुलियंस भी बनाते हैं, ये हर चीज़ जो है वो बनाते हैं। अब मेन चीज़ आपको जो समझनी है यहाँ पे कि जो पहले 3 स्टेप्स हैं, माइनिंग तो क्लियर हो गया कि आपने जो ज़मीन है, अर्थ है, उसमें से गोल्ड को आपने तोड़ के जो मतलब गोल्ड वाली ओर है, उसको आपने गोल्ड की ओर को निकालना है। रिफाइनिंग में आपने उसको प्यूरीफाई करके स्टैंडर्ड प्यूरिटीज़ तक लेके आना है। मैन्युफैक्चरिंग में आप एक या दूसरी फॉर्म का जो गोल्ड है, उसको बना रहे हो। अब बेचने में जो इनका है तरीका, वो ये तीनों चैनल्स हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं और इनके अपने रिटेल आउटलेट्स भी हैं। तो यहाँ पे अब जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये कि जैसे रिफाइनिंग में मार्जिन्स बहुत कम थे, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं ना, वो होते हैं रिटेल में। आपको मैं इसको ना कपड़े की इंडस्ट्री से एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि कपड़ा कई बार जो होता है ना ₹100 मीटर पे मैन्युफैक्चर हो जाता है, पर एक डिज़ाइनर आता है, वो ₹100 मीटर वाले कपड़े को लेता है, होलसेल में खरीदता है और उसकी अच्छा-सा डिज़ाइन बना देता है और उसकी एक टी-शर्ट बना देता है। अब वही टी-शर्ट जो है ना, क्योंकि उसमें उसी कपड़े को 100 मीटर वाले रुपए वाले पर मीटर वाले कपड़े को यूज़ करके अच्छा डिज़ाइन बना दिया गया, तो वो टी-शर्ट जो है 800, 900 रुपए, ₹1000 में बिक जाती है। तो वही चीज़ सेम जो होती है गोल्ड रिफाइनिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क होता है कि जब आप गोल्ड रिफाइन करते हो तो मार्जिन्स कम होते हैं, पर जब आप उसका एक सुंदर सा डिज़ाइन बना देते हो ना, बहुत एक अट्रैक्टिव, बहुत एक यूनिक डिज़ाइन बना देते हो ज्वेलरी का, तो वो ज्वेलरी को खरीदने के लिए जो लोग खरीदने आते हैं, वो कहीं ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल तौर पे बताता हूँ, आप अगर मार्केट जाओगे ना और आप सिर्फ़ लेट्स से गोल्ड का कॉइन खरीदना चाह रहे हो, सिंपल सा कॉइन या बिस्किट खरीदना चाह रहे हो और 10 ग्राम का आप कॉइन खरीद रहे हो, तो 10 ग्राम की जितनी मार्केट में उस दिन कीमत है ना, आप उतना ही पे करोगे। आप ज़्यादा नहीं पे करना चाहोगे। क्यों? आपको पता है सीधा सा मैं कॉइन खरीद रहा हूँ, मोस्टली इन्वेस्टमेंट पर्पसेज़ के लिए है। पर अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहोगे और कोई अगर आपको एक पर्टिकुलर ज्वेलरी, अगर आप नेकलेस देख रहे हो, कंगन देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, वो अगर आपको पसंद आ गई, तो उसमें आप एडिशनल 5% 10% पे करने में आप पीछे नहीं हटोगे और वो आपको जो ज्वेलर है वो चार्ज भी करेगा, ये बोल के कि ये डिज़ाइन में हमारा जो है वेस्टेज हुई है और डिज़ाइन में हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम उसका आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीज़ सुंदर होती है दिखने में, जिसमें बहुत एक इंट्रिकेट या बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना होता है, उसके लिए ज़्यादा पे करने को आप तैयार रहते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल जो गोल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता, रिफाइनिंग में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। पर जो एक्चुअल सेल होती है एंड कस्टमर को, जो ज्वेलरी पहनता है, वहाँ मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो नीचे आपको यहाँ दिखाई भी देगा कि रिफाइनिंग में हमेशा आप देख लो, चाहे वेस्ट में गोल्ड जाए या फिर एशियन कंट्रीज़ में गोल्ड जाए, रिफाइनिंग में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन जो है, वो क्यों रहता है? क्योंकि चाहे आप खुद बेचो, चाहे आप किसी और को बिकवाओ, चाहे आप होलसेल रेट पे किसी और को दे रहे हो, सपोज़ करो कोई और ज्वेलर है जो इनसे बल्क में होलसेल में बनवा रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट तो ये लेंगे ना, तो वहाँ इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ एक्सपोर्ट्स भी जो है, आप जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कर रहे हो, तो वहाँ भी मार्जिन बनेंगे, होलसेल में भी बनेंगे। पर जब आप रिटेल पे आते हो, ये आपका असली सोर्स ऑफ इनकम होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, जब आपने किसी और ज्वेलर को देने थे, तो उसने प्रॉफिट कमा के आगे बेचने थे। अगर आपने अपने ही रिटेल स्टोर में बेच दिए, तो वो प्रॉफिट भी आपका है। तो बेसिकली रिटेलर का जो काम होता है, वहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं। और ये मैं अब इसका कवर करूँगा, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मैंने आपको बताने हैं। इनकी शुभ ज्वेलर्स नाम से ना एक ब्रांड है, शुभ ज्वेलर्स नाम से इनका ब्रांड है, जिसके अभी अराउंड 80 स्टोर्स हैं कर्नाटका में। तो इनका जो प्रेज़ेंस है इस वक़्त, वो कर्नाटका में है रिटेल आउटलेट्स का, पर उसको ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, मैं बताऊँगा आपको। तो वो इस कंपनी के लिए एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ बन जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से वैल्यू चेन जो है आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये जनरल है गोल्ड इंडस्ट्री के बारे में। ये ऑब्वियसली पुरानी स्लाइड्स हैं, 2020 की हैं, पर बेसिक बिज़नेस तो सेम रहता है, तो हम ये सारा कुछ नहीं देखेंगे। ये मान लो कि गोल्ड की जो रिक्वायरमेंट है, कंज़म्पशन है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने ही वाली है। क्योंकि इंडिया में तो गोल्ड को
के साथ प्यार है लोगों को। गोल्ड को लोग इन्वेस्टमेंट की तरह भी लेते हैं, गोल्ड को शुभ भी माना जाता है, चाहे हमारा दिवाली का फेस्टिवल हो, चाहे किसी भी तरह की पूजा हो, वहाँ पे गोल्ड की जो चीज़ें हैं उनको एक शुभ माना जाता है कि खरीद के रख लिया जाता है, और एज एन इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। और हमारी जो मैरिजेस हैं और वैसे इवेंट्स हैं उनमें भी गोल्ड की गिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो इंडिया में अपनी ही गोल्ड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सेम में यूएई में काफ़ी कंजम्पशन ज़्यादा है, और एशिया में पूरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहती है गोल्ड की। तो ये हमने सारा देख लिया, जो वैल्यू चेन सारी थी, माइनिंग, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये हम पूरा देख चुके। ये जो वलकाम्बी की एक्विजिशन थी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया। और ये शुभ ज्वेलर्स, तो ये मैंने जो आपको बताया कि इनके 80 जो चेन्स हैं कर्नाटका में, ये वेल नोन ब्रांड है। तो अब आप तनिष्क से इसको कंपेयर कर सकते हो कि तनिष्क कितनी बड़ी कंपनी बन गई, और टाइटन जो है वो तनिष्क को ओन करता है। टाइटन जो था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था और वो फिनिश कहाँ हुआ है, कि उनका जो घड़ियों का और बाकी चीज़ों का सेल है, जो आईवीआर का सेल है, वो तो एक तरफ रह गया, और ज्वेलरी वाला जो उनका बिजनेस था तनिष्क का, उसने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब आप ये इमेजिन करो कि उनके पास अपनी गोल्ड रिफाइनिंग नहीं है, उनके पास अपनी जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है ओर को खरीदने के लिए। ये जो कंपनी है इनके अपने रिटेल आउटलेट्स भी हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा ये क्लेम करते हैं इनके पास अपने डिज़ाइंस हैं, और इनकी जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो लोएस्ट है। तो आप सोचो अगर ये अपनी रिटेल एक्सपेंशन पे आ जाएं, ना इनको डिज़ाइंस में कोई पीछे छोड़ पाएगा, ना इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कोई पीछे छोड़ पाएगा, और ना पूरी वैल्यू चेन में इनका जो प्रॉफिट है वो हर स्टेज पे है, क्योंकि चाहे ये सोना किसी और को दें जो आगे अपने आउटलेट पे बेचे, चाहे ये खुद बेचें, इनको तो रिफाइनिंग का पैसा तो दोनों जगह मिलने वाला है। हाँ, जितना जितना माल ये अपने स्टोर से बेच देंगे, तो मैंने आपको वहाँ पे परसेंटेजेस दिखा दी थी कि वहाँ पे 28% का मार्जिन बन जाता है। 0.3-0.6% जो इनका रिफाइनिंग का है वो बदल के 28% उसमें और ऐड हो जाता है। तो ये इनका मेन जो है किलर पॉइंट है कि ये यहाँ से कितना ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, और ये इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। R&D यूनिट्स हैं जहाँ ये अपनी टेक्नोलॉजी को, मैंने बताया ना, इनकी लोएस्ट कॉस्ट की टेक्नोलॉजी है। तो लोएस्ट कॉस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसको ये ऐसा नहीं होता कि बस बैठे बिठाए मिल गई, उस पर R&D पे भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ये अपना जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव रखें, अपने अपनी जो ऑपरेशंस हैं उनको कॉस्ट एफिशिएंट रख सकें। यहाँ ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, ये हम एनीवेज देखेंगे अभी जब हम फाइनेंशियल स्टडी करेंगे। तो ये तो हमने अभी करना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वे अहेड, कि इनको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये शुभ ज्वेलर्स जो एक्सपेंशन बाय लेवरेजिंग है, शुभ ज्वेलर्स रिटेल, ये बार बार जो यहाँ पे एंड आउटलेट खोलने की बात है, चाहे आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स की बात देखो, चाहे आप ई कॉमर्स की बात देखो, चाहे आप शुभ ज्वेलर्स की बात देखो, ये तीनों पॉइंट्स में एक चीज़ कॉमन है कि आप जो एंड प्रोडक्ट है ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, वो बेचोगे। ड्यूटी फ्री शॉप पे क्या बिकेगा, वहाँ पे भी आप एक्चुअल ज्वेलरी के आइटम्स बेचोगे। ई कॉमर्स में क्या मतलब, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स अलाउ करोगे कि ऑनलाइन आपसे कोई परचेज कर सकता है। और शुभ ज्वेलर्स जो है वो तो एक रिटेल चेन है ही है। तो ये जो रिटेल सेल्स होती हैं, यहाँ पे इनका मार्जिन 28% आ जाता है, और आज इस कंपनी के सिर्फ 80 आउटलेट्स हैं, और वो सारे के सारे कर्नाटका में हैं। तो अभी पैन इंडिया तो इनकी प्रेजेंस ही नहीं है, अभी ये सिर्फ एक ही जगह पे है, और वहाँ इनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अभी करंटली 83 रिटेल शोरूम्स हैं। अब ये शायद थोड़े बढ़ गए होंगे क्योंकि 2020 का डेटा है, पर इनका क्या आगे टारगेट है कि फर्स्ट फेज में दे वांट टू ओपन 500 रिटेल शोरूम्स, सेकंड फेज में 1500 रिटेल शोरूम्स, और थर्ड एंड फोर्थ फेज में 500 शोरूम्स अक्रॉस एशिया, यूएस एंड यूरोप। यानी टोटल जो शोरूम्स हैं इनके, वो थाउजेंड्स में चले जाएंगे, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडिया से बाहर यानी कि एशिया, यूएस एंड यूरोप, ये सब जगह अपने शोरूम्स खोलने का इनका एक्सपेंशन प्लान है अंडर द ब्रांड शुभ ज्वेलर्स। तो ये जो शुभ ज्वेलर्स हैं सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने मार्केट में क्या डिज़ाइन चलता है क्या नहीं चलता वो पूरी स्टडी करके रख ली है। अब इनका आ जाता है एक्सपेंशन फेज। तो अब आप सोचो कि जो कंपनी पूरी वैल्यू चेन में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, और रिटेल वाला पोर्शन उनका जिसमें उनको हाईएस्ट मार्जिन है, उसमें उनका इतना मैसिव स्कोप है एक्सपेंशन का, तो ये बिजनेस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कितना इंक्रीज कर सकता है। और क्या इनकी डिपेंडेंसी है कि अगर इनको सोना चाहिए, क्या इनको कहीं से और जाके खरीदना है? नहीं, ये अपनी रिफाइनिंग खुद करेंगे और खुद को सप्लाई करेंगे, राइट।
तो ये इनके पास एक मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अब आगे और देखते हैं, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स और ई कॉमर्स के बारे में इन्होंने बता रखा है और ये उनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा आपको क्या बता दिया कि कंपनी का पूरा वैल्यू चेन क्या है, इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वर्ल्ड की रिफाइनिंग। अब 40% रिफाइनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये कंपनी एक कैश काउ की तरह बिहेव करेगी। कैश काउ का मतलब क्या है, सोना चाहे कहीं से भी बिके, किसी भी फॉर्मेट में बिके, कोई भी कंपनी बेचे, रिफाइन तो इन्होंने ही करना है। जो गोल्ड की ओर निकलेगी उसको एक 24, 22, 18 कैरेट के गोल्ड में कन्वर्ट, तो 40% दुनिया का सोना इनकी प्लांट में, इनकी रिफाइनरीज में होने वाला है। तो उसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस एक कैश का बिजनेस है। जब तक दुनिया में कहीं पे भी सोने की सेल होगी कि सोने को ज़मीन से निकाला जा रहा है और उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, वो 40% ये कमाते ही रहेंगे। तो इसलिए इनका जो बिजनेस है ना, ये एक कैश काउ की तरह बन जाता है कि जब तक गोल्ड की माइनिंग दुनिया में चलेगी तब तक इनका बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा, क्योंकि इस कंपनी से ये भी एक्सपेक्टेड है कि आप अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करो, तो इनके पास जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो इनका 28% का जहाँ ये मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट पे मैसिव एक्सपेंशन पॉसिबल है और इनके प्लान्स भी हैं। तो प्लान्स भी इन्होंने शेयर कर दिए ऑलरेडी कि हम जो है 500 स्टोर, 1500 स्टोर धीरे धीरे हम ओपन करना चाहते हैं। और वहाँ भी देखिए इनकी टारगेटेड अप्रोच है कि पहले 500 स्टोर हम साउथ में ओपन करेंगे। साउथ में क्यों? क्योंकि साउथ में जो गोल्ड है ना, उसमें बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ अगर आप किसी भी मैरिज फंक्शन, कोई भी चीज़ ले लो, वहाँ लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो गोल्ड में हैवीली इन्वेस्ट करती है। तो ये पहले वहाँ साउथ में ओपन कर रहे हैं। प्लस जो इनके डिज़ाइंस हैं वो ऑलरेडी कर्नाटका में चलते हैं। तो जो रीजनल एक रिक्वायरमेंट होती है ना डिफरेंट ज्वेलरी के डिज़ाइंस की, उसको समझ के बना रहे हैं कि हमारे को साउथ के डिज़ाइन समझ में आते हैं, पहले साउथ में एक्सपैंड करेंगे, धीरे धीरे हम नॉर्थ और ईस्ट में आएंगे और उसके बाद जो है हम अक्रॉस इंडिया, यानी इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपैंड करेंगे। तो इस कंपनी के पास नंबर वन रिफाइनिंग कैश काउ बिजनेस है। रिफाइनिंग का बिजनेस, इनका टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि लोएस्ट कॉस्ट पे रिफाइनिंग करते हैं और उसको फर्दर लोएस्ट कॉस्ट मेंटेन करने के लिए ये R&D में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। सेकंड चीज़, जो रिटेल स्टोर्स की एक्सपेंशन है, वो भी मैंने आपको बता दी। अब एक और जो इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि सरकार ने जो है ना प्रोडक्ट PLI स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, वो लॉन्च की थी। और उसमें इंडिया में अब क्या, मतलब दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि एक टाइम आ जाएगा जब आप जो इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले व्हीकल्स हैं, पेट्रोल डीजल पे चलने वाले व्हीकल्स, वो नहीं यूज़ होंगे। ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो आज शुरू करना पड़ता है। अगर ये 20 साल बाद भी होने वाला है तो 20 साल में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज बनाना शुरू करना पड़ेगा। गाड़ियाँ आज ऑलमोस्ट हर शहर में जो है लाखों करोड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, पर उसके लिए जो सड़कें, जो ब्रिज बनाने थे, वो बनाने का काम आज तो नहीं शुरू हुआ ना, वो 25 साल से चल रहा है। तो किसी ने ये विजुलाइज किया था कि 25 साल बाद इतनी गाड़ियाँ हो जाएंगी कि इतनी सड़कों की, इतने ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सेम वे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में अडॉप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि मेजर अडॉप्शन होते होते, कंप्लीट अडॉप्शन होते होते और 20 साल लग जाएं, पर 20 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो तो आज बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो बैटरीज बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ वो कह रहे हैं कि आप बैटरीज बनाइए, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके लिए हम इंसेंटिव्स देंगे, वो मिला है 3 कंपनीज को। उसमें जो नंबर 1 कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो है राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, यानी कि जो लिथियम आयन सेल्स हैं फॉर एनर्जी स्टोरेज, फॉर 18,100 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, विद द अदर टू बीइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ओला इलेक्ट्रिक। तो उन्होंने ये अपना अग्रीमेंट साइन कर लिया, यानी अब ये एक और बिजनेस मॉडल में जा रहे हैं। अब इस कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात क्यों है? इन जनरल आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो एक इन मार्केट है, यानी कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक्सप्लोड करने वाली है। उसमें ये घुस रहे हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, उसकी जो मोटर है वो शायद आपकी 25 साल निकाल जाए, पर जो बैटरी है ना उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो 5 साल 6 साल में रिप्लेसमेंट मांगेगी ही मांगेगी। और वो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ये उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको मिला है। तो ये एक ऐसा बिजनेस बन जाएगा। अब समझो मैंने इसको क्या बोला कि इसका रिफाइनिंग का बिजनेस जो इस कंपनी का है वो कैश काउ है। अब इसके फाइनेंशियल्स में हम फटाफट चल के देखते हैं। ऊपर का मैं डिटेल बाद में बताता हूँ, एक बार फटाफट मैं आपको इसके प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ कि ये कंपनी आप लगातार यहाँ से देख लो,
1200-1400 करोड़ का प्रॉफिट करती है हर साल, और इनके पास कोई भी डेट नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी 1200-1400 करोड़ रुपए कैश अपना हर साल इकट्ठा करती रहती है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, तो ये पैसा अपने पास रख रहे हैं। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? जो ये लिथियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगेगा, जहाँ इन्होंने बोला है कि हम एक प्लांट लगाने वाले हैं, वो प्लांट आपको कोई और कंपनी अगर आके लगाएगी तो मोस्टली उनको लोन लेके आज की हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ेगा और उसको प्लांट को उनको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंपनी पूरे का पूरा प्लांट जो है उसको अपने प्रॉफिट से सोर्स कर सकती है। आप यहाँ पे इनकी बुक वैल्यू देख रहे हो 499, ये इनकी रिजर्व्स हैं। और सबसे मज़े की बात क्या होती है ना, कि किसी भी कंपनी में जब हम रिजर्व्स को देखते हैं, जब हम उस कंपनी की एसेट्स को देखते हैं, तो एसेट्स को पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप नॉर्मल अगर कोई कंपनी एनालाइज कर रहे हो तो एसेट्स में प्लांट मशीनरी भी होती है, एसेट्स में जो है उनकी बिल्डिंग्स भी होती हैं। अब बिल्डिंग्स और प्लांट और मशीनरी सब चीज़ों में डेप्रिसिएशन होती है, राइट। पर इस कंपनी की आप मुझे बताओ मेजर एसेट्स क्या हैं? जो इन्वेंट्री इनकी है वो तो सारा सोना है, सोना तो कैश की तरह है ना, बिल्कुल। तो अगर अब यहाँ पे हम इनकी बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि इनकी जो एसेट्स हैं, देखो यहाँ पे 22,000 करोड़, यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ जो है टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, 23,000 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं। पर अगर अब यहाँ पे आप जाके देखो तो 1200 करोड़ की तो इनकी इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। और अदर एसेट्स को अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पे, इन्वेंट्री, तो इनकी इन्वेंट्री क्या होगी? आप सोचो इनकी इन्वेंट्री क्या होगी? इनकी इन्वेंट्री होगी सोना, राइट। तो 6,000 करोड़ का सोना है इनके पास, एंड गोल्ड इज एज गुड एज कैश। तो ये जो एक एडवांटेज होता है बाकी कंपनीज को नहीं रहता है, क्योंकि अब कोई अगर चावल का कंपनी बेचने वाली कंपनी है और वो चावल की इन्वेंट्री लेके बैठी है, तो सारे का सारा चावल आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑल ऑफ अ सडन। वो बिकेगा तभी कैश में कन्वर्ट होगा। पर गोल्ड को तो एक कैश के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये वो कैश है जो दूसरी कंपनीज ने पे करना है, ये कैश इक्विवेलेंट्स हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे अदर एसेट्स की बात करूँ जो 19,000 करोड़ की हैं, ये 6,000 करोड़, ये 10,000 करोड़ ऑब्वियसली कैश ही है जो इनको वापस मिलना है अभी, जो इनका रिसीवेबल्स हैं, जो जो इन्होंने क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है। तो ये हो जाता है तकरीबन 16,000 करोड़, और 2,000 करोड़ 21 करोड़ तो कैश ही है इनके पास। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप ऐड कर लो, आप समझ सकते हो कि इनकी बुक पे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कितने ज़्यादा हैं। नॉर्मली ये 6,000 करोड़ की इन्वेंट्री जो होती है ना, ये कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होती। अगर किसी कंपनी का स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो बॉल बेरिंग बनाती है, तो बॉल बेरिंग को क्या करोगे? ऑल ऑफ अ सडन पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। पर ये सोना है भाई, सोने को ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये सारा इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। और उसको छोड़ो, इनके पास जो टोटल रिजर्व्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि लोन जो है बोरोइंग्स ना बराबर है, और ये इनकी रिजर्व्स हैं। तो इस कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो हर साल ये जनरेट करते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इनका कैश की फॉर्मेट में पड़ा है, और इस सारे पैसे को यूज़ करके बिना कोई डेट लिए इनके पास एबिलिटी है कि जो ये नया प्लांट है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये लगा सकते हैं। तो आप फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स देखो, मतलब फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो डिफाइन करेगा ना हमारा स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। तो पहला बेस बिजनेस, फाइनल हम एक समराइज कर लेते हैं, वो इनका कैश काउ बिजनेस है। जो रिफाइनिंग वाला काम है वो इनका, मतलब ये 1400 करोड़ बना के इनको देता रहेगा लाइफ लॉन्ग। यहाँ पे इसीलिए इतनी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि चाहे रिसेशन आए, चाहे वॉर आए, चाहे कुछ भी आए, जब तक सोना माइन किया जा रहा है ज़मीन से और उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, इनका बिजनेस चलता रहेगा। तो ये सारा बिजनेस इनका चलते ही रहने वाला है, राइट। दूसरा एडवांटेज, बेस बिजनेस इनका अब सेट हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है कि रिटेल स्टोर्स में इनकी मैसिव एक्सपेंशन का स्कोप है। तो वहाँ पे 28% मार्जिन वाला जो बिजनेस अभी है, वहाँ पे इनको मेजर स्कोप अवेलेबल है, जहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स खोलें, चाहे ऑनलाइन बेचें, चाहे ये अपना स्टोर्स को एक्सपैंड करें, वो भी इनके ध्यान में है। और ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या आ जाती है फाइनली, कि जो इनको रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से, जहाँ पे इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज को लगाना है, उसका प्लांट पूरा सेटअप करने के लिए जितना पैसा चाहिए इनके पास अपना है, इनको कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो होगा एक हाई मार्जिन बिजनेस, वो रहेगा एक हाई मार्जिन बिजनेस, और वहाँ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स इन्हें अलग से मिलेंगे। क्योंकि इसीलिए तो वो स्कीम बनाई गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो आगे आएँ और मैन्युफैक्चरिंग करें, और इंडिया में ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका अडॉप्शन बढ़े। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो इनके आगे फ्यूचर की प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, और ये कंपनी वेल सेट है। चाहे इनके पास आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कह लो, चाहे आप इसके पास एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व्स कह लो, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। एक भी साल ऐसा नहीं जहाँ इन्होंने कभी नुकसान में रहे हों, चाहे रिसेशन आया हो,
चाहे वॉर हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, ये कंपनी अपना प्रॉफिटेबल रही है। इसी तरह से आप सारे के सारे क्वार्टर्स चेक कर लो, कंसिस्टेंटली ये प्रॉफिट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझ लिया। अब आते हैं इसकी वैल्यूएशन पे, क्योंकि मेन चीज़ क्या आ जाती है, इससे पहले कि हम टेक्निकल्स पे मूव करें, कि जब हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया, फ्यूचर ग्रोथ समझ ली, प्रॉस्पेक्ट समझ लिए, तो अब यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि क्या ये कंपनी इस वक्त सही भाव पे अवेलेबल है या नहीं। ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव चीज़ को खरीदने का तो कोई फ़ायदा नहीं, पैसे नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो अब आते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन में सबसे पहला मैट्रिक देखो, प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग आप खुद समझ सकते हो कि 10 के अराउंड है। अब किसी भी कंपनी का P/E अगर 10 या 10 से नीचे होता है तो उसको माना जाता है कि लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि वो कंपनी चीप है। और यहाँ पे आपने अभी देखा, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया कि प्रॉफिट्स जो हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये P/E ऊपर नीचे उछलता रहेगा, ये P/E कंसिस्टेंट रहेगा। और प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि जो हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की या ओवरऑल जो रिफाइनिंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज ही होने वाले हैं। तो P/E इसका बहुत अच्छा है। अब आते हैं बुक वैल्यू पे। तो मैंने बुक वैल्यू आपको पहले ही बता दी कि जो रिजर्व्स हैं इनकी, वो इनकी स्टॉक प्राइस के तकरीबन बराबर पहुंच चुकी हैं इस वक्त। अब आप समझो कि आप 515 रुपये का एक शेयर खरीदते हो और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 500 रुपये की इक्विटी मिल जाती है। और ये इससे ज़्यादा हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जून के रिजल्ट्स इनके मेरे ख्याल से नहीं आए। तो अभी हम ये तो 2023 के रिजल्ट्स देख रहे हैं ना, मार्च के। अब तो जून खत्म हो चुका, तो जून में भी अगर मैं ये मान के चलूँ कि इनका 360 करोड़ 400 करोड़ का और प्रॉफिट अगर बुक हो चुका है, तो वो 400 करोड़, जब कंपनी के पास डेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो 400 करोड़ जो है वो आके ऐड हो जाएगा यहाँ बुक वैल्यू में। तो टोटल इनके 30 करोड़ शेयर्स हैं, यानी बुक वैल्यू में 10-15 रुपये और ऐड हो चुके होंगे। यानी ये ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है, ये बुक वैल्यू करंट प्राइस के बराबर पहुंच चुकी होगी। तो आप 515 रुपये का शेयर खरीद रहे हो और आपको 515 रुपये की जो रिजर्व्स हैं कंपनी की, वैसी कंपनी खरीदने को मिल रही है। और मैंने एक चीज़ और बता दी कि इनकी जो बुक वैल्यू है वो मेजॉरिटी इक्विवेलेंट टू कैश मानी जा सकती है, क्योंकि इनका जो मेजर पोर्शन 6000 करोड़ का है रिजर्व्स का, वो इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री इनकी गोल्ड की होती है। तो गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू कैश। तो यानी इनका जो ये बुक वैल्यू है, इसमें से बहुत कम ऐसी चीज़ होगी कि अगर आज कंपनी को हम डाइल्यूट करें, यानी सारा इनका सामान, इनकी सारी एसेट्स बेचने जाएं, तो उनका पैसा रिकवर नहीं होगा। इनका मेजर पैसा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इनकी बहुत सारी एसेट्स जो हैं वो गोल्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप कंपनी है। अब तीसरा जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि लोन ही नहीं है कंपनी के पास। लोन की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसको कैश काउ बोल दिया। कैश काउ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूसली कैश जनरेट करती रहती है, ग्रोथ दिखे ना दिखे, पर हर साल 1200-1500 करोड़ ये कंपनी कैश बना देती है। तो आप खुद सोचो, ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली 1200-1500 करोड़ कैश बनाती जाएगी, आपको 15,000 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है, और उतने की उससे ज़्यादा क्यों उनके पास रिजर्व्स हैं। यानी 15,000 करोड़ की कंपनी, और रिजर्व्स को देखो आप जाके कितनी है। रिजर्व्स कैसे बनती है, जिसको समझ नहीं है, रिजर्व्स का मतलब होता है जो आपने ओरिजिनल शेयर होल्डर से इक्विटी ली थी, जो कि बहुत ही कम है। अब शेयर कैपिटल यहाँ सिर्फ 30 करोड़ की है। रिजर्व्स क्या होता है, जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, यानी जितने सालों से ये कंपनी काम कर रही है, जो ये 1200 1400 करोड़ का प्रॉफिट है, जब ये यूज नहीं होता तो ये रिजर्व्स में ऐड होता रहता है। तो ये प्रॉफिट जमा हो के आज ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ बन चुका है। उतने की ही आप पूरी कंपनी खरीद सकते हो। तो आप बेसिकली जो इसकी अगले साल की प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे कोई कहेगा डिविडेंड नहीं पे करे, तो डिविडेंड नहीं पे करे, क्योंकि इनको प्लांट बनाना है। जो लिथियम आयन का प्लांट है वो इनको बनाना है ना, बैटरीज का। तो उसके लिए अच्छा करिए कंपनी कि हम लोन क्यों लें, इतने हाई रेट पे इंटरेस्ट क्यों पे करें, हम अपने ही पैसे से खुद बनाएंगे प्लांट को। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी यहाँ बहुत अच्छी है। अब हमने वैल्यूएशन भी देख ली, हमने इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देख ली, अभी तक तो सब पॉजिटिव लग रहा है। अब आते हैं इसके प्राइस एक्शन पे, यानी अब टेक्निकल्स पे चलते हैं। तो टेक्निकल्स पे अगर हम जाते हैं, यहाँ मैंने चार्ट इसका वीकली खोल रखा है। तो वीकली चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका अभी जो प्राइस पॉइंट है वो तकरीबन 515 रुपये के आसपास है। और यही बॉटम यहाँ पहले भी बना था, ये पहली बार नहीं बना, ये पहले भी बना था एक साल ठीक पहले। यानी अभी जुलाई चल रहा है, तो पिछले जून में 2022 के जून में भी सेम बॉटम बना था, और यही तकरीबन प्राइस लेवल पहले भी रीच हुआ है एक बार मई 2021 में, और उससे पहले मई 2020 में। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। और इससे पहले ये प्राइस जो थी, ये मतलब अगर पीछे जाते जाएं तो 2016 में भी थी। करेक्ट। अब यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हो, आप समझदार हो, कि ये एक रेंज बाउंड
इसकी मूवमेंट चलती रहती है। ये बार बार जो है ये 500 रुपये के लेवल्स के आसपास आता है और यहाँ से ये कूद के जाता है 800-900 के लेवल्स तक, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, और फिर ये नीचे आ रहा है। तो अब एक बार हम चलते हैं वापस फाइनेंशियल्स पे कि भाई 2015 से क्या कंपनी के बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुई है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं P&L। 2015 में टोटल सेल्स 50,000 की थी, जो अब बढ़ के हो गई हैं 3,40,000 करोड़ के पास। तो सेल्स को आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स सेल्स हो चुकी है। उसके बाद जो प्रॉफिट ये थे ये ज़्यादा नहीं बढ़े। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी, क्योंकि इनके मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं रिफाइनिंग के बिजनेस से, और रिफाइनिंग में जो मार्जिन है सिर्फ 0.3-0.6% है। तो जब 7 गुना ये सेल हो भी जाएगी ना, जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है वो सिर्फ 0.3% से 0.6% आता है, क्योंकि मेजर पैसा ही अभी भी रिफाइनिंग से बना रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। बट जो भी है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो 655 करोड़ से जो है बढ़ के 1400 करोड़ पे आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जब कंपनी के पास डेट नहीं है तो ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ना, ये ऐड हो के रिजर्व्स में जमा होते जा रहे हैं। तो आज इस कंपनी में यहाँ 2015-16 से मुकाबले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल की जो प्रॉफिट्स हैं वो जमा हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी बहुत ज़्यादा चीप है, और ये एक बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी है कि ये अब भी इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और कल मैं जो इसका फ्यूचर एक देखता हूँ, मुझे जो समझ में आता है कि इन्होंने सपोज करो कि एज ए सब्सिडरी एक और कंपनी लॉन्च की जो बैटरीज बना रही है, और ये कंपनी को प्लांट चलाने की जो है नॉलेज है, इनके पास पूरी एक्सपर्टीज है, इनके पास पैसा है। ये हो सकता है कल राजेश एक्सपोर्ट्स के अंडर ही एक और सब्सिडरी कंपनी खोलें जो कि बैटरीज बनाएगी, और 4-5 साल बाद उसको एक डीमर्ज करके अलग कंपनी बना दें। तो वो जिसने आज इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको उस कंपनी के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। और ईवी का बिजनेस उस वक्त बिल्कुल बूम पे होगा, जिसमें कि मेन जो रोल होगा वो बैटरीज बनाने वालों का होगा। क्योंकि ईवी में आपका दो ही तो चीज़ है ना, एक तो गाड़ी की मोटर है और दूसरी बैटरी है। और बैटरी एक ऐसी चीज़ रहने वाली है जिस टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की ज़रूरत रहेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया। तो यहाँ पे अब टेक्निकल्स की अगर हम बात करें, मतलब कोई शक ही नहीं रह जाता ना कि कंपनी क्या अपने ऑल टाइम हाई पे है। बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ऑलमोस्ट जो है प्राइस यहाँ पे 50% से ऊपर का करेक्शन ले चुकी है। ठीक है, अब 50% का जब करेक्शन ले चुकी है, और किस लेवल पे, जिस लेवल पे पहली बार मार्केट ने इसको प्राइस किया था अराउंड 2015 में। तो 2015 में मतलब जो वैल्यूएशन होती है ना, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो 2014 के रिजल्ट्स की बेसिस पे होती है। तो 2014 के रिजल्ट्स, 2015 के रिजल्ट्स देखो, वहां से अब जो इनकी परफॉर्मेंस है वो 2-3 गुना इंप्रूव हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट ऑल्सो। तो कोई सेंस ही नहीं बनती कि ये प्राइस यहाँ पे ट्रिगर करें। तो अब यहाँ पे इसको अगर समराइज करें, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, 3 तरीके से मैं बता चुका। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं, कोई डेट नहीं है, वैल्यूएशन जो है कंपनी का बहुत सॉलिड है, और कंपनी का टेक्निकल चार्ट साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि जो पहले पास्ट में बॉटम बना है वो बॉटम के पास ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। पहले पास्ट में बॉटम जो है वो 400-450 के आसपास था, अब ये 515 पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्ट बॉटम देखो हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अब हो सकता है इस बार बॉटम 515 पे ऊपर भाग जाए, यहाँ से वापस ऊपर चला जाए 1000-1200 तक। यहाँ हो सकता है ये 450 को ब्रेक करके भी नीचे 400 तक चला जाए। तो वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डिप आया था, ये 369 तक भी गया हुआ। ठीक है ना, तो ये कोई नहीं बता सकता। पर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे सोचना है कि क्या ये कंपनी खरीदने लायक है कि नहीं। तो डेफिनेटली मेरी ओपिनियन में ये खरीदने लायक है। मैंने जैसे बताया, मैं एक लॉट जो है इसका वो 550 के अराउंड यहाँ पे बाय कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पीक्स पे नहीं बाय किया, पर मैं बिल्कुल बॉटम पे भी नहीं बाय किया। अगर यहाँ से ये दोबारा और नीचे जाता है, 480-450 लेवल्स तक जाता है, जो ये लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं इसका सेकेंड लॉट भी परचेज करूँगा, ताकि मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे को और भी ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि कंपनी के ऑपरेशंस में, कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में मेरे को कम से कम किसी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं स्टॉक में। ये जो एक डार्लिंग स्टॉक होता है ना, जैसे टाटा एलेक्सी था, कि रॉकेट की तरह, मतलब बिना बात के ये सोच के कि कल को पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया एक दिन में बदल जाएगी, वो स्टॉक ऊपर गया है और इतनी हाई वैल्यूएशन बना दी जाती है, इतना हाई पी, 100 से ऊपर का पी दे दिया जाता है। पर ऐसी जो स्टेबल कंपनीज होती हैं उनको 10 का पी दिया जाता है। तो ये जो होती है ना, नॉन पॉपुलर कंपनीज होती हैं जिनका मतलब पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए।
सबसे कहते हैं जो बोरिंग स्टॉक्स है ना वो सबसे अच्छे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस वक्त ये बोरिंग स्टॉक बना हुआ है जहाँ किसी को कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखते, पर चुप चुपीते जो है हर साल ये कंपनी बिना कभी ज़्यादा लेफ्ट राइट हुए 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट जो है छापती जाएगी। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमेशा एक अच्छी बात होती है, जबकि आपको मतलब ये प्राइस लेवल मिले जो आपको 5 साल 7 साल 8 साल पहले मिल रहा था, राइट। तो ये एक चीज़ इसके बारे में हो जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या है, इस वक्त लकीली कंपनी ने जो अपने एक्सपेंशन प्लान है वो बता चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम उस चीज़ में नहीं आया है। एक बार इनकी जो नया प्लांट है लिथियम आयन वाला, या इनके जो स्टोर्स की एक्सपेंशन आउटसाइड ऑफ कर्नाटका स्टार्ट हो गई, आपको यहाँ पे एक मैसिव मूवमेंट ऊपर को दिखेगा। और उस वक्त अगर आप खरीदने का सोच रहे हो तो वो आप कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने FIIs DIs ने आके इन्वेस्ट करना है ना, वो बाय करके ख़त्म कर चुके हैं। तो यही चीज़ होती है कि हमें ये एनालिसिस सारा करा कैसे जाता है कि इससे पहले कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आए, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए और इसकी प्राइस को ऊपर बढ़ा के ले जाए, हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स इसको समझ के क्या हम उनसे पहले खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने खरीद लिया, FII ने खरीद लिया, DI ने खरीद लिया, तो आपको ये 500 रुपये में मिलेगा नहीं, ये स्टॉक फिर आपको 1000 रुपये में मिलेगा या 1500 रुपये में मिलेगा। तो वहाँ पे जाके खरीदने का तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाता, जो ये मेन आपका गेन है वो तो आपका निकल गया। तो जब कोई स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट आए, उसको स्टडी करना ज़रूरी होता है। हमारी स्टडी जो एटलीस्ट मेरी यहाँ पे एनालिसिस है वो यही सजेस्ट करता है कि कंपनी में यहाँ 2015 में जब पहली बार ये प्राइस लेवल टच हुआ था, तब से लेके अभी तक सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही हुई है। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो जो इनका बिजनेस है वो ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक कैश काउ बिजनेस है इनका, कोई भी उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए। तो आई होप ये एनालिसिस जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कमेंट्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी। अभी भी मैंने देखा है 90% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं, जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो नॉन सब्सक्राइबर्स के आ रहे हैं। और प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को ग्रो करने में मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जितनी मेरे से हो पा रही है कोशिश, उतने वीडियोस बना के जो भी टॉपिक्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि अगर कोई चीज़ मुझे पता है तो वो मैं एक सिंपल समझाने वाले तरीके में, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे समझाने की कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं कि आपको पहले से अकाउंटिंग की, फाइनेंस की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। जब चीज़ को सिंप्लीफाई करके समझा जाए ना, तो फिर उसमें हमारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं और उसमें आपकी खुद की एक कन्विक्शन बन जाती है। मेरा मकसद यहाँ समझाने का है, डिसीजन उसको लेना है नहीं लेना, ट्रेड करना है नहीं करना, वो आपका है। पर आपकी नॉलेज को एनहांस करना और फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना, वो मेरा यहाँ पे टारगेट रहता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में सून मिलेंगे। मेरे को और भी वीडियोस की रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उन पे भी वीडियो बना दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।